मणिपुर का वीडियो परेशान करने वाला है। यह कोई नहीं जानता कि महिलाओं के साथ बर्बरता की यह केवल एक घटना थी या इस तरह की घटनाओं का पैटर्न है। केंद्र और मणिपुर राज्य की सरकार बताए कि ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए अब तक क्या क्या कदम उठाए हैं। हम कुछ समय दे रहे हैं, कार्रवाई नहीं हुई तो कोर्ट को दखल देना पड़ेगा। दोस्तों, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने 2 कुकी महिलाओं को निवृत्त घुमाए जाने वाले वायरल वीडियो पर यह टिप्पणी की है। इस वीडियो ने सुप्रीम कोर्ट के साथ साथ पूरे देश का ध्यान मणिपुर की तरफ खींचा है, जो कि पिछले 80 दिनों से हिंसा की चपेट में है। दोस्तों, 2 महीनों से ज्यादा हो चुका है इस बात को और हर दिन फ्रेश वायलेंस की न्यूज आज भी रिपोर्ट हो रही है। यही नहीं, 140 से ज्यादा लोगों की डेथ हो चुकी है। 140। दोस्तों, गौर करना इस नंबर पर कितना बड़ा है। और अब तक आपने सुन भी लिया होगा कि यहाँ पर कोई 2 ट्राइब्स है, उनके बीच की कोई लड़ाई है, रिजर्वेशन का भी इशू है। लेकिन ये बात इतनी भी आसान नहीं है। इसके पीछे जो स्टोरी है वो काफी डिटेल्ड है। इस घटना की हिस्ट्री और ज्योग्राफी इतनी ज्यादा डीप है दोस्तों कि आई एम श्योर आपको इसके 1% का भी अंदाजा नहीं होगा। हेलो दोस्तों, मैं श्रियंका और आज के इस वीडियो में हम जानेंगे मणिपुर वायलेंस के पीछे का असली सच। अब वीडियो को शुरू करने से पहले जान लेते हैं मणिपुर के जियोग्राफिकल स्टेटस के बारे में। इंडिया के नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में देखें तो यहाँ 7 स्टेट्स दिखाई देती हैं, जिसे 7 सिस्टर्स कहा जाता है और इनमें से ही एक है मणिपुर। मणिपुर 3 साइड से तो भारत की ही स्टेट्स नागालैंड, मिजोरम और आसाम से घिरा हुआ है। वहीं इसकी 4th साइड म्यांमार से भी बॉर्डर शेयर करती है, जो कि लगभग 350 किलोमीटर लंबा इंटरनेशनल बॉर्डर है। ये बॉर्डर इस स्टोरी में काफी इंपॉर्टेंट है, इसे हम आगे एक्सप्लेन करेंगे। देखो दोस्तों, एक बार नेहरू जी ने मणिपुर को भारत का ज्वेल कहा था, यानी भारत का रत्न। ऐसा इसलिए क्योंकि मणिपुर ज्योग्राफिकली चारों तरफ से पहाड़ियों से घिरा हुआ है। यहाँ 7 पहाड़ियां हैं, जिनके बीच एक वैली है और ये वैली बिल्कुल ओवल शेप में बनी हुई है, जो कि एक ज्वेल की भांति दिखाई देती है। इसीलिए इसे भारत का रत्न कहा जाता है। अब नेचुरल ब्यूटी तो यहाँ की है ही स्पेशल, उसके साथ साथ स्पोर्टिंग टैलेंट भी बेमिसाल है। और दोस्तों, मणिपुर भारत का हिस्सा कैसे बना, ये भी एक काफी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। इसके बैकड्रॉप में आपको 2 मेजर वॉर्स भी मिलेंगे, जिसे हम वीडियो में आगे एक्सप्लेन करेंगे। देखो, मणिपुर पहले एक सेपरेट किंगडम था और म्यांमार के साथ यह एक बॉर्डर शेयर करता था। तब म्यांमार का नाम बर्मा हुआ करता था और उस समय इन दोनों किंगडम के बीच कुछ छुटपुट लड़ाइयां तो कुछ बड़े वॉर हुआ करते थे। लेकिन 1820 में म्यांमार ने मणिपुर पर काफी बड़ा अटैक किया, जिसके बाद 7 इयर्स तक लड़ाई चली, जिसे 7 इयर्स ऑफ डेवास्टेशन भी कहा जाता है मणिपुर के लिए। इसके बाद ब्रिटिशर्स ने मणिपुर के किंग को सपोर्ट किया और बर्मा को हराया। लेकिन फिर ब्रिटिशर्स ने मणिपुर में अपना रंग दिखाना शुरू किया और इन्होंने मणिपुर पर अपना ही कंट्रोल जमाना शुरू कर दिया। इसके अगेंस्ट 1891 में मणिपुर एंग्लो वॉर भी हुआ। अब ब्रिटिशर्स के पास थे मॉडर्न वेपन्स, गन्स एंड बारूद और मणिपुरीज ने अपने प्राचीन हथियारों के साथ ही यह लड़ाई लड़ी, जिसमें ऑब्वियसली ब्रिटिशर्स की जीत हुई, जो काफी हद तक तय थी। बाद में सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय मणिपुर के जो किंग थे वो ब्रिटिशर्स के सपोर्टर थे और इस समय हुआ ये कि जापान ने बर्मा के रास्ते, जिसे हम वर्तमान में म्यांमार के नाम से जानते हैं, मणिपुर में एंट्री कर ली। लेकिन चूंकि मणिपुर के राजा ब्रिटिशर्स के अच्छे खासे सपोर्टर थे, तो ब्रिटिशर्स की हेल्प से इन्होंने जापानीज को इम्फाल जाने से पहले ही रोक दिया और मणिपुर का मोइरांग वो क्षेत्र बना जहां पर पहली बार भारत में 19 अप्रैल 1944 को तिरंगा लहराया गया। इवेंचुअली 1947 में हमारा देश आजाद हुआ और 1962 तक मणिपुर भारत की यूनियन टेरिटरी बना। इसके 10 साल बाद यानी 1972 में मणिपुर को भारत की स्टेट का दर्जा प्राप्त हुआ। अब दोस्तों, ये तो बात हुई कि मणिपुर भारत का हिस्सा कैसे बना और बाहर के लोगों के साथ मणिपुर की कौन सी वॉर चली। लेकिन दोस्तों, जब ये सब कुछ चल रहा था, तब मणिपुर के अंदर भी एक लड़ाई चल रही थी। ये वॉर बिल्कुल एक वॉल्केनो की तरह काफी पुरानी है
और कभी कभी इसके अंदर का लावा बाहर निकलकर आता रहता है। और इसी की एक झलक पिछले 2 महीनों से पूरा देश देख रहा है। ये कौन सी लड़ाई है दोस्तों, इसे देखने के लिए हमें एक बार फिर से हिस्ट्री में जाना पड़ेगा। और इस बार मणिपुर के बाहर नहीं, मणिपुर के अंदर जाना पड़ेगा। याद है दोस्तों, मैंने अभी आपको बताया था कि मणिपुर एक ज्वेल है। ये चारों तरफ से पहाड़ियों से घिरा हुआ है, इसके बीच में एक वैली है। इसी वैली और हिल्स के बीच में रहने वाली क्लेन्स के बीच में वहां पर क्लैशेस हो रहे हैं। मणिपुर बेसिकली 2 डिफरेंट रीजन में डिवाइडेड है। 90% मणिपुर का जो एरिया है वो हिली रीजन है। यहाँ पर नागा और कुक्की ट्राइब्स रहते हैं जो कि प्रीडोमिनेंटली क्रिश्चियन लोग हैं। बाकी जो 10% एरिया बचता है इसमें मेती लोग रहते हैं जो प्रीडोमिनेंटली हिंदूज हैं, बट इसमें कुछ बुद्धिस्ट एंड कुछ मुस्लिम्स भी हैं। नागा और कुक्की ट्राइबल लोग हैं, इन्हें एसटी कैटेगरी में रिजर्वेशन मिला है। और जो पूरा 90% हिली एरिया है मणिपुर का, वहां यही लोग लैंड्स खरीद सकते हैं। नागा और कुक्की की इस स्टेट में टोटल पॉपुलेशन 45% है, मगर इनके पास 90% एरिया है मणिपुर का। वहीं मेती की टोटल पॉपुलेशन 55% है, जो स्टेट के सिर्फ 10% एरिया में रहते हैं, और ये मोस्टली वैली रीजन में आता है। एंड मेती चूंकि शेड्यूल ट्राइब में नहीं आते हैं तो इन्हें एसटी स्टेटस भी नहीं मिला हुआ है, सो इन्हें केवल ओबीसी और एससी रिजर्वेशन ही मिलता है, और ये हिली एरिया में लैंड परचेस नहीं कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, मेतीस के पास एक बहुत बड़ी पावर है, वो है पॉलिटिकल पावर। मणिपुर की स्टेट असेंबली में 60 सीट्स आती हैं, जिसमें पॉपुलेशन ज्यादा होने की वजह से 40 सीट्स वैली रीजन से ही आती हैं, और बची हुई 20 सीट्स आती है हिल रीजन से। अब दोस्तों, यहाँ मेतीस का कहना है कि हमारी पॉपुलेशन ज्यादा है तो हमें रहने के लिए ज्यादा लैंड्स चाहिए। हम केवल 10% एरिया में ही क्यों रहें, हमें हिल एरिया में भी जमीन चाहिए। हम भी एसटी कैटेगरी में रिजर्वेशन डिजर्व करते हैं। वहीं नागा और कुक्की लोगों का कहना है कि मेती पहले से ही काफी पावरफुल है, एजुकेटेड है, और पॉलिटिक्स में भी उनका कंट्रोल है, और अगर इनको एसटी कैटेगरी में रिजर्वेशन दे दिया गया तो ये हमारी जमीन ले जाएंगे, और हमारे पास जमीन के अलावा है ही क्या, और ये भी चली गई तो हम करेंगे क्या। ये हिल्स हमारे हैं और हमारे ही रहना चाहिए। अब दोस्तों, इस पूरी डिबेट में एक मेजर पॉइंट भी है, जो कि है मणिपुर और म्यांमार की बॉर्डर वाला। म्यांमार में पॉलिटिकल इशू मोस्टली खराब ही रहते हैं, इसलिए वहां से भारत में बहुत ज्यादा इलीगल इमिग्रेशन होता है। 1970 से ये कहानी चली आ रही है, और ये इलीगल इमिग्रेंट्स मणिपुर के हिल एरिया में जाकर बसने लगे। और इस पूरी डिबेट में एक एंगल ड्रग वाला भी आता है। मणिपुर की सरकार का कहना है कि यहाँ पर चोरी छिपे अफीम की खेती होती है, जो कि स्टेट में बैन है। दोस्तों, पिछले 5 सालों में मणिपुर गवर्नमेंट ने 15,000 एकड़ जमीन पर अफीम की खेती डिस्कवर की है, जिसमें से 13,000 एकड़ जमीन हिली रीजन से आती है, जहां पर ड्रग्स मिले हैं। और इस चीज को रोकने के लिए मणिपुर की स्टेट गवर्नमेंट ने मैसिव ड्राइव्स चला रखे हैं, और सरकार ऐसी सारी जमीनों को जब्त कर लेती है, और इन सभी एक्टिविटीज से वहां के ट्राइबल्स गवर्नमेंट से नाखुश हैं। उनका मानना है कि मणिपुर सरकार उन्हें जानबूझकर टारगेट कर रही है, और उनकी जमीनों को सरकार कंट्रोल करना चाहती है। स्टेट गवर्नमेंट ने और भी ज्यादा स्ट्रिक्टली इस बात को अंडरलाइन किया कि गवर्नमेंट अपने डिसीजन से कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगी। ये जो मणिपुर की कुक्की ट्राइब के लोग हैं दोस्तों, ये अपनी लैंड्स को लेकर काफी सेंसिटिव है, और जो सरकार है वो मेती कम्युनिटीज की है। इसीलिए गवर्नमेंट के इस एक्शन ने मेती और कुक्की वाले सेंटिमेंट को और ज्यादा हवा दे दी। मणिपुर में माहौल धीरे धीरे गर्म हो रहा था, और इतने में ही 11 अप्रैल को इम्फाल के ट्राइबल कॉलोनी में 3 चर्चेस को इलीगल कंस्ट्रक्शन बताकर डिमोलिश कर दिया गया। अब दोस्तों, मैंने बताया ही था आपको कि नागा और कुक्की ट्राइब, जिनमें अधिकतर लोग क्रिश्चियन रिलीजन से बिलोंग करते हैं, तो इस एक्शन को भी कई सारे लोगों ने कुक्की वर्सेस मेतीज वाला रंग देना शुरू कर दिया। और दोस्तों, इस इंसिडेंट के बस 9 दिन बाद यानी 20 अप्रैल को मणिपुर के हाई कोर्ट का एक डिसीजन आ गया, जिसमें मेती कम्युनिटी, जो कि 2013 से एसटी स्टेटस की डिमांड कर रही थी, के सपोर्ट में डिसीजन दिया गया, और गवर्नमेंट को ऑर्डर किया गया कि इनकी सारी डिमांड्स को कंसिडर किया जाए।
साथ ही 4 हफ्तों के अंदर अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट को एक रिक्वेस्ट डॉक्यूमेंट भी सेंड किया जाए। और दोस्तों, इस इंसिडेंट के बाद जो मेती वर्सेस कुक्की वाला वोल्केनो था वो धीरे धीरे गर्म होता चला गया। और इस इंसिडेंट के बस 8 दिनों के बाद यानी 28 अप्रैल को मणिपुर के सीएम एन बीरेन सिंह को जाना था चूड़ाचंदपुर डिस्ट्रिक्ट एक जिम के इनॉग्रेशन के लिए। और इस इनॉग्रेशन प्रोग्राम के ठीक एक दिन पहले इस जिम को प्रोटेस्टर्स ने आग लगा दी और पब्लिक मीटिंग वेन्यूज को भी वेंडलाइज बता दिया। और गवर्नमेंट के द्वारा इस एरिया में सेक्शन 144 लागू कर दिया गया, इंटरनेट सर्विस ऑफ कर दी गई। चूड़ाचंदपुर जैसे 3 और ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट के साथ साथ 5 और नॉन ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट में भी कर्फ्यू लगा दिया गया। दोस्तों, धीरे धीरे आप देख रहे होंगे कि किस तरह वोल्केनो से लावा रिसना शुरू हो गया है। और दोस्तों, इस वोल्केनो का लावा फटकर बाहर निकला 3 मई 2023 को। इस दिन एक ट्राइबल ऑर्गेनाइजेशन और एक ट्राइबल स्टूडेंट यूनियन मणिपुर ने ट्राइबल सॉलिडेरिटी मार्च का आयोजन किया, जिसमें 60,000 से ज्यादा लोग शामिल हुए। ये रैली जब चूड़ाचंदपुर से आगे टोरबुंग होते हुए गुजर रही थी, तब इसमें वायलेंस शुरू हो गया। इस दौरान मेती एंड कुकी दोनों ग्रुप्स के लोगों के घरों में, वर्शिप प्लेसेस पे, पब्लिक प्रॉपर्टीज, हर चीज में आग लगा दी गई। और ये क्लैशेस काफी बड़े लेवल पर हुआ। इस साल फेब में चीजें और ज्यादा इंटेंस हो गई जब सरकार ने फॉरेस्ट डिवेलपर्स लैंड को इंक्रोचमेंट बताकर उनका इवेक्शन प्रोसेस भी शुरू कर दिया। लोकल ट्राइबल्स ने गवर्नमेंट के इस मूव को एंटी ट्राइबल एक्टिविटी के रूप में देखा और इस मूव पर काफी प्रोटेस्ट हुआ। मामला और भी ज्यादा तब बढ़ गया जब इसके कुछ ही दिनों बाद मार्च में इन लोगों ने थॉमस ग्राउंड पर गवर्नमेंट के इस डिसीजन के खिलाफ एक रैली निकाली, जो एक इवेंचुअली वायलेंट क्लैशेस में बदल गई। इसके रिजल्ट में मणिपुर की स्टेट गवर्नमेंट ने 2 कुकी बेस्ड मिलिटेंट यानी द कुकी आर्मी एंड जोमी रिवोल्यूशनरी आर्मी के साथ जो सस्पेंशन और ऑपरेशन चल रहा था उसे विड्रॉ कर दिया। इस एग्रीमेंट में था कि कुकी ग्रुप्स वायलेंट नहीं करेंगे तो मणिपुर गवर्नमेंट उन पर कोई एक्शन नहीं लेगी। लेकिन स्टेट गवर्नमेंट का कहना है कि कुकी ग्रुप्स लोकल्स को इस लैंड इश्यू में भड़का रहे हैं, तो अब इस एग्रीमेंट का कोई मतलब नहीं। न्यूज रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग 3 मई को जो इंसिडेंट हुआ उसमें 60 लोगों की डेथ हो गई और 1700 से भी ज्यादा घरों को जला दिया गया। और 5 मई तक लगभग 23,000 लोगों को वायलेंस वाले एरिया से इवैक्यूएट किया जा चुका था। 4 मई को ही सेंट्रल गवर्नमेंट ने मणिपुर में आर्टिकल 355 को इन्वोक करते हुए यहाँ की जो सिक्योरिटी सिचुएशन है उसे टेक ओवर कर लिया था। लेकिन इसके बाद भी वायलेंस लगातार जारी था। आज 2 मंथ से ज्यादा समय हो चुका है इस सारे इंसिडेंट को, और इस पूरे इंसिडेंट में 140 से ज्यादा लोगों की डेथ हो चुकी है, 300 लोग इंजर्ड हैं और करीबन 50,000 लोगों से ज्यादा लोगों को अपनी जगहों से डिस्प्लेस होना पड़ा है। अब दोस्तों, आपने एक चीज नोटिस की होगी कि मैंने ये मेती वर्सेस कुकी वाले टेंशन को बार बार वोल्केनो से कंपेयर किया है। साथ ही मैंने अब तक आपको यह भी एक्सप्लेन नहीं किया है कि मणिपुर की जो वॉर्स पहले हुई थी उसका आज के इस टेंशन से, आज के इस क्लैशेस से क्या रिलेशन है। देखो, ये जो क्लैशेस है ये वोल्केनो जैसे इसलिए है क्योंकि इनकी हिस्ट्री ये एसटी कैटेगरी, ये लैंड इशू, ये इलेक्टोरल पॉलिटिक्स से काफी ज्यादा डीप है। ये एक्चुअल में एक क्लैश ऑफ क्लैंस की तरह ही लगता है। मणिपुर की जो हिस्ट्री है वो मेतीस से काफी क्लोजली लिंक्ड है। मेतीस का मणिपुर के पॉलिटिक्स में जो एक्टिव पार्टिसिपेशन है, जो आप आज देखते हैं, ये कोई नई बात नहीं है, बल्कि मेती किंग शुरू से ही वैली एरिया में रहते थे और इस टाइम पर भी नागा एंड कुकी ट्राइब के साथ इनके क्लैशेस होते थे, क्योंकि मेती किंग अपने किंगडम को एक्सपेंड करना चाहते थे। देखो, जब बर्मा से 7 सालों से मणिपुर की लड़ाई चल रही थी उस टाइम पर मेतीस पर भी अत्याचार किए गए, साथ साथ कुकी पर भी अत्याचार हुए थे। लेकिन जब 1826 में मेतीज ने ब्रिटिशर्स से सपोर्ट मांगा तो एंग्लो बर्मीज वार में बर्मा हार गया और इसके बाद ही मेतीज का जो रिलेशन था ब्रिटिशर्स के साथ में काफी अच्छा हो गया। तो कुकीज लोगों ने यह कहना शुरू कर दिया कि मेतीज को ब्रिटिशर्स फेवर करते हैं, इन्हें फर्टाइल लैंड दी जा रही है, इन्हें ज्यादा से ज्यादा अपॉर्चुनिटीज दी जा रही है। उसके बाद 1972 में मणिपुर को यूनियन टेरिटरी से चेंज करके स्टेट बनाया गया। तब भी यहाँ मेतीस की ज्यादा पॉपुलेशन होने की वजह से उनका रिप्रेजेंटेशन भी बढ़ गया और इसलिए हिली एरिया में रहने वाले ट्राइबल लोग ये आरोप लगाते हैं कि गवर्नमेंट की पॉलिसीज उनके ज्यादा फेवर में नहीं रहती। दोस्तों, मणिपुर की आज की सिचुएशन देख लो या फिर हिस्ट्री की इसकी स्टोरी देख लो, आपको एक बात समझ में जरूर आएगी
जो आज की प्रॉब्लम चल रही है उसे सॉल्व करना इतना आसान काम नहीं है। लेकिन दोस्तों, जो ये 80 डेज का क्राइसिस चल रहा है उसमें सारे ओपिनियंस को कंबाइन करते हुए 3 अच्छे सॉल्यूशन सामने आ रहे हैं और एक महा सॉल्यूशन भी सामने आया है। तो पहले इसे डिस्कस करते हैं, फिर महा सॉल्यूशन की बात करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले क्वेश्चन तो यही है कि मणिपुर हाईकोर्ट का जो ऑर्डर आया था, क्या वो ट्रिगर पॉइंट होना चाहिए था? बिल्कुल नहीं। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि सिर्फ एक जुडिशियल ऑर्डर से शेड्यूल ट्राइब की जो लिस्ट है उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता, सो ये ट्रिगर नहीं होना चाहिए था। पर दोस्तों, ये जो क्लियरिफिकेशन अब जाकर दिया गया है, इसे लोगों में पहले ही कम्युनिकेट कर देना चाहिए था, क्योंकि हमें पता है इंडिया में इंफॉर्मेशन से ज्यादा मिस इंफॉर्मेशन ट्रेवल करती है। अब चलते हैं सेकंड सॉल्यूशन की ओर। दोस्तों, ओपियम का कल्टीवेशन एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। इसे इरेडिकेट करना है तो एक नया इनिशिएटिव लेना चाहिए और हिली फार्मर्स के लिए एक नया कैश क्रॉप, एक नई नकदी फसल इंट्रोड्यूस करवाना चाहिए। और थर्ड सॉल्यूशन की बात करें तो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स को मिलकर अपनी एक काउंसिल बनाना चाहिए और 1 बाय 1 सारे इश्यूज पर डिस्कस करना चाहिए और इन्हें सॉल्यूशन की तरफ ले जाना चाहिए, ताकि पता हो कि प्रॉब्लम के समय पीस को कैसे रिस्टोर करना है, साथ ही साथ वायलेंस को कैसे कट डाउन किया जाए। और दोस्तों, अब आते हैं महा सॉल्यूशन की ओर। इतने दिनों से चले आ रहे मणिपुर क्राइसिस के लिए क्या राष्ट्रपति शासन लागू करना एक सहूलियत भरा सॉल्यूशन नहीं है? और ये पीस एस्टेब्लिशमेंट करने का लास्ट ऑप्शन भी हो सकता है। और ये तब लागू किया जाता है जब स्टेट गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूशनली मशीनरी अपनी स्टेट में इंपोज नहीं कर पाती है और इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट को स्टेट का डायरेक्ट कंट्रोल अपने हाथों में लेना होता है। दोस्तों, ये तो बात हो गई 3 सॉल्यूशन और एक महा सॉल्यूशन की। क्या आप इस प्रॉब्लम का कोई और भी सॉल्यूशन जानते हैं तो कमेंट करके जरूर बताइए। और दोस्तों, मेरे ख्याल से तो सेंट्रल गवर्नमेंट को ऐसे इश्यूज पर लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन निकालना चाहिए, क्योंकि आज अगर मणिपुर है तो कल भारत की कोई और स्टेट भी हो सकती है। तो दोस्तों, यही था मणिपुर वायलेंस के पीछे का असली सच। आई होप आपको सारी जानकारी अच्छी लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट इसी तरीके के इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।